यस बेटा। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 8, टेंजिबल नॉन करंट असेट्स। इस चैप्टर के अंदर हमने कुछ पॉइंट्स रीड आउट किए हैं अभी तक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एसेट्स का मीनिंग बता दिया। जो भी आपकी थिंग्स होती हैं, जो आपके पास पोजीशन में होती है, जिसकी आपके पास ओनरशिप है, तो उसको हम एसेट्स कहते हैं। फिर एसेट्स का हमने टाइप्स पढ़े थे। नॉन करंट एसेट्स जो आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए अगर परचेस करते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स के अंदर भी फिर हमने टू टाइप्स पढ़े थे, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल जिनको आप देखो टच नहीं कर सकते। करंट एसेट्स जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कैश या कैश इक्विवेलेंट के बराबर होती है, जो रीसेल करने के पर्पज से रखते हैं, उसको हम करंट एसेट्स कहते हैं। इसके बाद में फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था एक्सपेंडिचर्स, असेट एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल दें या अदर एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के अंदर होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रेगुलर नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट्स वगैरह एक्वायर करने में इनमें जो खर्च होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपके डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं, तो उनको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या अदर एक्सपेंडिचर्स। ये पॉइंट मैंने पढ़ा दिया था। फिर उसके बाद में इनकम का पॉइंट पढ़ाया था। रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। रेवेन्यू नेचर इनकम जो आपको रेगुलर होती है, और कैपिटल नेचर इनकम जो आपको रेगुलर नहीं होती है। फिर इसके बाद में हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बेसिकली एसेट्स की वैल्यू में जो रिडक्शन आता है उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन जो है हमारा एक तरह का एक्सपेंसेस होता है, तो उसको हम पीएनएल में शो किया जाता है। डेप्रिसिएशन की रेट्स वगैरह कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। डेप्रिसिएशन लगाने के दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसके अंदर हर साल का डेप्रिसिएशन का अमाउंट एक फिक्स चलता जाता है। और सेकंड हमने पढ़ा था, उसमें डेप्रिसिएशन लगाने का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। फिर डेप्रिसिएशन का अगर परसेंटेज निकालना है तो वो कैसे निकाला जाता है? हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये चीज हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद में मैंने इक्वेशन वगैरह बता दिया था। फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट हमने रीड आउट किया था, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वाले मेथड बोल दी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसके अंदर हर साल हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट धीरे 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 कम होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है, तो उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये मेथड वहां पर फॉलो किया जाता है जहां पर आपको स्टार्टिंग ईयर्स में ज्यादा डेप्रिसिएशन लगाना है और लेटर ईयर्स में अगर कम डेप्रिसिएशन लगाना है, तो वहां पर हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो करते हैं। और इसके अंदर कभी भी एसेट्स की वैल्यू जीरो नहीं होती है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन वगैरह और ये बता चुका था मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए बेटा, यहाँ तक के टॉपिक में किसी भी तरह का कोई डाउट है क्या? नो सर। नहीं है। चलिए, तो अब हम इसमें आते हैं सीधे बुक पर। बुक में हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर बोल रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा चैप्टर है, टेक्निकल चैप्टर है थोड़ा सा। अ, काफी सारी चीजें दी हुई है। देखिए, हम ये चैप्टर नंबर 8 हमारा दिया है, टेंजिबल नॉन करंट असेट्स। और इस चैप्टर के अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें इसमें किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह पुटअप होते हैं, तो वो चीज हम देखें। इसमें लिखा हुआ है, tangible non-current assets and depreciation are an important part of the syllabus। ये syllabus का एक important part है। and you should expect several objective test questions on this area। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस में ये चीज पुटअप की जा सकती है। इट कुड ऑल्सो फीचर एज पार्ट ऑफ द अकाउंट प्रिपरेशन मल्टीटास्क क्वेश्चन। ये मल्टीटास्क क्वेश्चंस के अंदर भी आ सकते हैं इन द सेक्शन बी ऑफ द एग्जामिनेशन। And questions are likely to focus on areas such as calculating depreciation। ये फिर questions वगैरह put up हो सकते हैं depreciation वगैरह calculate करने में। And assets की value, या फिर assets की value आपको calculate करनी है, both on assets held as historical cost and revalued amount। भाई आप अगर पुरानी वैल्यू पर ही अगर उसको कंटिन्यू करते हैं तो वो कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, और अगर assets का आप रिवैल्यूएशन वगैरह करते हैं तो वो कैसे रिकॉर्ड होगा। प्रॉफिट्स और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ असेट्स, मतलब जब आप अगर असेट्स को डिस्पोज करते हैं, दैट मीन सेल करते हैं, तो उसका प्रॉफिट लॉस निकलेगा, तो वो कैसे कैलकुलेट होता है। एंड द कंपोनेंट्स दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ ए नॉन करंट एसेट्स, या फिर नॉन करंट एसेट्स की कॉस्ट के अंदर हम क्या क्या चीजें लेते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो हमारे इसके अंदर अलग अलग तरह के टॉपिक्स हम रीड आउट करेंगे। ये जो चैप्टर दिया है इसी चीज से रिलेटेड दिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक दिया है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। The purchase of a non-current asset is often a significant cost to a business which will have a large impact on its financial statements।
बिजनेस के अंदर जो नॉन करंट एसेट्स होती है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि बड़ा अमाउंट उसी का लगता है. डाटा अबाउट ईच नॉन करंट एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन एन एसेट रजिस्टर. हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है बेटा, एक एसेट रजिस्टर बना करके रखती है. एसेट रजिस्टर होता क्या है बेसिकली, मान लो आज कोई कंपनी, रिलायंस का जियो कंपनी के ऑफिसेज हैं, पूरा ऑल ओवर इंडिया में ऑफिसेज हैं. तो कोटा के अंदर अगर मान लो उनके 4 जगह पर ऑफिस है, तो एक ऑफिस के अंदर कितने एसी लगे हुए, कितने कंप्यूटर्स लगे हुए, उसका पूरा रिकॉर्ड रखेंगे नहीं रखेंगे वो? अदरवाइज कोई भी एसी उठा करके ले जाएगा ऐसे तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम मेंटेन होता है. वो कहाँ पर होता है? एसेट रजिस्टर के अंदर. This asset register is used as internal check on the accuracy of the general ledger in relations to the non-current assets. It is separate from the general ledger. वो जनरल लेजर से अलग होता है. उसके अंदर हम डिटेल में लिखते हैं भाई कूलर कितने रखें, फ्रिज कितने रखें, टीवी कितनी रखी, फैन कितने रखें, काउंटर्स कितने, वो सारी चीजें वहां पे लिखी जाती हैं. एंड कंटेन्स मच मोर डिटेल लाइक परचेज डेट, आपने कब परचेज किया था, कॉस्ट, लोकेशन, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, दीज ऑल आर. बट ये नॉन करंट असेट अकाउंट आप जब बनाते तो वहां पर नहीं रिकॉर्ड किया जाता. ये कहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाता है? रजिस्टर के अंदर. दीज डिटेल्स रिकॉर्डेड ओनली इन असेट रजिस्टर, नॉट इन नॉन करंट असेट अकाउंट. ये जो डिटेल्स वगैरह होती है इनको हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? एसेट रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, ना कि नॉन करंट एसेट्स अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा. चलिए, इसी के बाद में अब हम आते हैं डायरेक्टली, हमारा फर्स्ट टॉपिक दिया नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स का मीनिंग क्या होता है? A statement of financial position contains both non-current assets and current assets, but what is the difference between two? भाई दोनों में डिफरेंस क्या है? Non-current assets are the assets which are intended to be used by the business on continuing basis, जो आपके बिजनेस में रेगुलर बेसिस पर यूज होती है. एंड इंक्लूड बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स, जिसके अंदर हमारी टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स दोनों ही आती है. मतलब कि इन शॉर्ट अगर कहूँ तो बिजनेस के अंदर जो भी एसेट्स आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए अगर एक्वायर करते हैं तो उन एसेट्स को हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स. फिर आता है इसी के बाद में सेकंड पॉइंट, करंट एसेट्स. करंट एसेट्स क्या होती है? A business should classify an asset as current when it expect to realize, अगर उस एसेट्स को रियलाइज मतलब उससे पैसा आ जाएगा, सेल हो जाएगा और कंज्यूम द एसेट इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल. ऑपरेटिंग साइकिल मतलब रॉ मटेरियल से लेकर के अमाउंट रिसीव होने तक का जो प्रोसेस है, फ्रॉम रॉ मटेरियल उसको प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन करके सेल करना, सेल करके अमाउंट लेना, वहां तक का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल. अगर आपका वो एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर अगर अमाउंट रिसीव हो जाता है तो उसको हम करंट एसेट कहते हैं. या फिर इट होल्ड द एसेट्स प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, या फिर आप अगर कोई एसेट को क्या करते हैं, ट्रेडिंग करने के, सेल परचेज करने के पर्पस से अगर होल्ड करते हैं तो उसको भी हम क्या कहते हैं? करंट एसेट्स. फॉर एग्जाम्पल कार, इन कार शोरूम, कार का शोरूम है, वहां पर कार्स रखी हुई है, तो वो आपकी क्या होगी? करंट एसेट्स. क्यों रखी हुई है? ट्रेडिंग करने के पर्पज से. बट अपन एक नॉर्मल पर्सन अगर अपने घर में अपन कार लेकर के आते हैं तो वो अपनी करंट एसेट्स ना कहला करके वो क्या कहलाएगी? नॉन करंट एसेट्स. थर्ड पॉइंट दिया, इट एक्सपेक्ट टू रियलाइज द एसेट्स विद इन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड. मतलब कोई एसेट से अगर आपको 12 मंथ के अंदर अंदर में अगर अमाउंट रिकवर हो जाता है तो उसको भी हम करंट एसेट्स कहते हैं. लाइक डेटर्स, आपको जो डेटर्स हैं उनसे आपको 1 ईयर के अंदर अंदर पैसा रिकवर हो जाता है जनरली, तो वो चीज हमारी करंट एसेट्स. और द एसेट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट, या फिर कोई एसेट है जो कैश है, कैश इक्विवेलेंट के बराबर है, तो ये सभी एसेट्स हमारी करंट एसेट्स कहलाते हैं. और इनके अलावा और जो भी एसेट्स होगी वो सारी क्या कहलाएगी? नॉन करंट एसेट्स. यहां तक का पॉइंट क्लियर? Yes, sir. चलिए, अब इसी के बाद में हम आगे आते हैं IAS 16
IAS 16 बेसिकली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये हमारा इस चैप्टर के अंदर कवर किया हुआ है, उसी के अंदर इसको पूरा डिफाइन किया हुआ है। जैसे अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वैसे ही इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जहां पर इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की पूरी डेफिनेशंस वगैरह, कैलकुलेशंस वगैरह, कैसे ट्रीटमेंट होता है, कैसे एडजस्टमेंट्स होंगे, वो सब कुछ डिफाइन किया हुआ है। तो IAS 16 property plant and equipment is the international financial reporting standard that should be followed when accounting for tangible non-current assets। जब आप टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स की अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको IAS 16 को फॉलो करना होता है। The key concepts that we will cover in the next few sections come from IAS 16 and are very important। और IAS 16 की ही आपकी कुछ कंसेप्ट्स वगैरह, कुछ डेफिनेशंस वगैरह दे रखी है, वो चीजें हम इसके अंदर रीड आउट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा दिया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स आर टेंजिबल आइटम, जो जिनको आप देख सकते हैं, एंड दैट आर हेल्ड फॉर द यूज इन द प्रोडक्शन, जो आपके बिजनेस में प्रोडक्शन में यूज होते हैं। मान लो आपने कोई मशीन्स वगैरह लगा रखी है प्रोडक्शन करने में या सप्लाई करने में, आप अगर व्हीकल्स वगैरह यूज करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, या फिर फॉर रेंटल टू अदर्स, या फिर आप रेंट वगैरह पर देते हैं, जैसे कैब वगैरह चलाते हैं कई लोग, गाड़ियां वगैरह, कैब के ऑनर है, वो गाड़ी चलाते हैं, तो वो भी उनकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मशीन्स यूज होती हैं आपकी प्रोडक्शन में, वो भी आपकी क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर आती है। और फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज, या आपने ऑफिस वगैरह के अंदर एसी लगा रखा है, एसी इन ऑफिस, तो वो भी हमारा क्या होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड, और आपका वन पीरियड मतलब 1 ईयर, 1 ईयर से ज्यादा के लिए अगर वो यूज होने वाले हैं, उसमें यूटिलाइज होगा, तो उन सारी एसेट्स को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IAS 16 के अंदर कवर किया जाता है। फिर उसी के बाद में दिया है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? बिजनेस के अंदर आप जब कोई एसेट को अक्वायर करते हैं, तो अक्वायर करते टाइम जो भी आप कंसिडरेशन पे करते हैं, कैश के फॉर्म में या और अदर किसी फॉर्म में, कॉस्ट का मतलब क्या होगा? कंसिडरेशन पेड फॉर अक्वायरिंग ऑफ एसेट्स इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में आपने कंसिडरेशन पे किया है टू अक्वायर असेट, जो भी आपने कंसिडरेशन पे किया है उसी को हम क्या कहेंगे, नोन एज कॉस्ट प्राइस ऑफ असेट, उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, कॉस्ट प्राइस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मान लो मशीन परचेज करी है, मशीन आपने परचेज करी, उसके बदले में आपने कैश में अमाउंट पे किया है, कैश पेड किया है आपने, मान लो ₹2 लाख। उसके अलावा आप सपोज आपकी पुरानी मशीन थी, ओल्ड मशीन, वो दे दिया आपने, उसकी वैल्यू थी ओल्ड मशीन गिवन ऑफ ₹50,000, 50,000 की मशीन थी, वो भी दे दिया आपने। और इसके अलावा आप मान लो आपने की कंपनी थी, आपकी कंपनी ने शेयर्स इश्यू कर दिए ऑफ ₹10 लाख। तो जब आप अगर उसकी ओवरऑल वैल्यू निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस अगर निकालेंगे ऑफ असेट, तो क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे क्या बेटा? 2 लाख प्लस 50,000, 250, 250 और 10 लाख, 12,50,000 हो जाएगा क्या? तो मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब जो भी आप कंसिडरेशन पे करते हैं, ये कैश इक्विवेलेंट या जो भी फ्यूचर में आपने पे करने का अगर कमिटमेंट किया, तो वो सब कुछ कॉस्ट प्राइस के अंदर इंक्लूड होता है। द कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड, जो भी आपने कैश या कैश इक्विवेलेंट पे किया है, और द फेयर वैल्यू ऑफ द अदर कंसिडरेशन गिवन टू अक्वायर एन असेट, या फिर जो भी आप कंसिडरेशन वगैरह अगर पे करने वाले हैं, जो पे किया उसकी फेयर वैल्यू एट द टाइम ऑफ इट्स एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन, या आपने कोई भी एसेट एक्वायर करी है, कंस्ट्रक्शन करा है, तो उसके लिए जो भी आप अमाउंट पे करते हैं, उसका सम वैल्यू को हम क्या कहते हैं,
कॉस्ट कहते हैं। फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है? जब आपका फेयर वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच एन एसेट कुड बी एक्सचेंज बिटवीन नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज इन एन आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन। जब आप एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जिस रेट पर अगर आप इंटरेस्ट वैल्यू को एक्सचेंज करते हैं, वैल्यू एट विच asset will be exchanged जिस वैल्यू पर आप असेट को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे बिटवीन नॉलेजेबल, जिनको इसकी नॉलेज है, एंड विलिंग पार्टीज, और जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनके बीच में जिस रेट पर आप अगर एक्सचेंज करते हैं विदाउट मेंटेनिंग एनी रिलेशन, एनी रिलेशन, तो उस वैल्यू को हम कहते हैं फेयर वैल्यू में। तो कि इसकी ओरिजिन, मान लो मैं किसी पर्सन को जानता हूं और उनको मैंने 10 लाख की चीज को उनको मैंने दे दिया 9,70,000 रुपए, तो कि यार ठीक है, आपको तो मैं जान पहचान के हो, आपको मैं कम पर दे रहा हूँ। तो और नॉर्मल में आप जिस रेट पर देते हो उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, फेयर वैल्यू। तो क्या लिखा हुआ है, फेयर वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच एन एसेट कुड बी एक्सचेंज, जिस वैल्यू पर आप एसेट का एक्सचेंज कर सकते हैं बिटवीन द नॉलेजेबल, जिसको नॉलेज भी होनी चाहिए, नहीं हवा में बातें कर रहा है, उस पर्सन को एबीसीडी पता नहीं और वो उससे आप पूछ रहे हो भाई कितने रुपए की, तो वो नहीं। जो सीरियसली पर्सन है, विलिंग पार्टी मतलब कि जो इंटरेस्टेड पर्सन है इन एन आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन, मतलब कि एक आर्म की अपने एक दूरी रिलेशन मेंटेन करते हुए, आप अपना पर्सनल रिलेशन नहीं निभाते हुए जिस रेट पर आप एक्सचेंज करते, उस रेट को हम कहते हैं फेयर वैल्यू। और फिर दिया है केयरिंग अमाउंट। केयरिंग अमाउंट का मतलब होता है असेट्स की जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो जो बैलेंस अमाउंट बचता है नॉन एज केयरिंग वैल्यू, तो उसको हम क्या कहेंगे, केयरिंग वैल्यू या केयरिंग अमाउंट कहा जाता है। मतलब कि इन शॉर्ट असेट्स की कॉस्ट प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है उसको हम कहते हैं केयरिंग अमाउंट। The carrying amount is the amount at which the asset is recognized after deducting any accumulated appreciation and impairment loss. आज जो डेप्रिसिएशन वगैरह हुआ, accumulated appreciation या impairment loss वगैरह हुआ है, उसको माइनस करने के बाद में जो अमाउंट बचता है उसको हम कहते हैं केयरिंग अमाउंट। सो इम्पेयरमेंट लॉसेस क्या होता है? लॉसेस का मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, वो पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे हम इम्पेयरमेंट लॉसेस का। भी एसेट्स की वैल्यूज क्या हो जाती है, कई बार रिड्यूस हो जाती है। लाइक हम बात करें जैसे इसका इम्पेयरमेंट का कंसेप्ट समझा देता हूँ फिर मैं, एक सेकेंड। भाई सपोज आपकी एसेट्स का आपने केयरिंग अमाउंट शो कर रखा है बुक में 2 लाख रुपीस। आपने एसेट्स का कॉस्ट प्राइस था उसका 2,50,000, उस पर आपका डेप्रिसिएशन लग गया 50,000 का, तो अभी उसका केयरिंग अमाउंट बचा है कितना, 2 लाख। एंड आपने इसी वैल्यू पर उसको क्या कर रखा है, बुक्स में शो कर रखा है क्या, एट दिस वैल्यू। ठीक है, यहां तक का पॉइंट क्लियर। अब यस केयरिंग सर। हमारा था 2 लाख रुपीस, बट एक्चुअली हुआ क्या, उसकी जब आपने बाजार में वैल्यूएशन निकलवाया, मान लो मैं आपके बिजनेस को अक्वायर कर रहा हूं और आपकी उसकी बिजनेस की जो फेयर वैल्यू बोल दे हम उसकी, या हम उसकी बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, अगर मैं उसको आज के टाइम पर अगर बेचूं तो उसकी वैल्यू आ रही है 1,80,000। कितनी आ रही है बेटा, 1,80,000। मैंने बुक्स में उसको शो कर रखा है कितने पर, 2 लाख पर, बट आज के टाइम पर उसकी फेयर वैल्यू कितनी रह गई है, 1,80,000।
तो 20,000 से मेरी एसेट्स की वैल्यू बुक्स में ज्यादा शो हो रही है क्या? Yes, sir. एसेट्स शोन एट वैल्यू 2 lakh which is 20,000 higher than fair value। तो वो जो 20,000 ज्यादा हो रही है, अब ऑब्वियसली हमने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, मैं दोनों में से जो कम हो मार्केट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, आप उसको केयरिंग अमाउंट को उससे बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर तो ना शो करते हैं, आपको उसको कम करना पड़ेगा। सो केयरिंग अमाउंट विल हैव टू रिड्यूस, उसको हमें रिड्यूस करना होगा। और ये जो डिफरेंस अमाउंट है 20,000 नोन एज इम्पेयरमेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इम्पेयरमेंट बोलते हैं। आगे बात समझ में? Yes, sir. जब आपकी एसेट्स का अगर केयरिंग अमाउंट मार्केट की रिकवरेबल अमाउंट बोल दें या उसकी फेयर वैल्यू बोल दें या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, उससे अगर ज्यादा अगर हो जाता है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? एसेट्स के केयरिंग अमाउंट को रिड्यूस करना होता है। वो जब एसेट्स की केयरिंग अमाउंट को जब आप रिड्यूस करते हैं उसी को हम कहते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। तो यहाँ पर बेसिकली वही चीज बता रहा है। आपके अगर कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है या कोई भी अगर डेप्रिसिएशन वगैरह है, तो उसको माइनस करने के बाद का जो अमाउंट बचता है उस अमाउंट को हम कहते हैं केयरिंग अमाउंट। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो मैंने आपको अभी तक क्या क्या समझा दिया बेटा? सिंपल सा पॉइंट, एक तो इंट्रोडक्शन दे दिया, नॉन करंट एसेट रजिस्टर का मतलब बता दिया, नॉन करंट एसेट्स का मतलब बता दिया, मीनिंग भी तो कि ऐसे एसेट्स वगैरह जो आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए परचेस करते हैं जिसके अंदर टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों एसेट्स आते हैं। करंट एसेट्स का मीनिंग बता दिया, आप कोई भी एसेट्स वगैरह अगर बिजनेस में नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में यूज करते हैं, या फिर कोई एसेट्स को आप ट्रेडिंग करने के पर्पज से रखते हैं, या फिर कोई एसेट्स को आप विद इन 12 मंथ अगर आप उसको रिकवर कर लेते हैं उस अमाउंट वगैरह, या फिर अगर कैश है, कैश इक्विवेलेंट है, तो वो सब कुछ हमारे करंट एसेट्स में आती है। इनके अलावा और जो भी एसेट्स होगी वो नॉन करंट एसेट्स। IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन बता दिया, कोई भी एसेट्स है जो आप प्रोडक्शन में यूज करते हैं, गुड्स सप्लाई सर्विसेज वगैरह की सप्लाई वगैरह में यूज करते हैं, रेंटल पर्पज के लिए यूज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए, तो उसको हम बेसिकली IAS 16 के अंदर कवर करते हैं। या फिर कोई भी एसेट है जो 1 ईयर से ज्यादा के लिए अगर यूज होती है तो उसको भी हम करंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के अंदर यूज करते हैं। कॉस्ट का मतलब बता दिया, जो भी आप कंसिडरेशन पे करते हैं या कैश इक्विवेलेंट के फॉर्म में या फेयर वैल्यू जो भी आपका कंसिडरेशन है उसका जो टोटल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। फेयर वैल्यू का मतलब हमने पढ़ा, जो नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज है उनके बीच में जिस रेट पर एक्सचेंज होता है इन्हें नाम लैंड ट्रांजेक्शन, तो उसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू। फिर हमने पढ़ा कौन सा? केयरिंग अमाउंट, एसेट्स के में से आप डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट लॉसेस को माइनस कर देते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट जो बचता है उसको हम कहते हैं केयरिंग अमाउंट। फिर आते हैं हम इसी के अंदर रिकॉग्निशन। आप नॉन करंट एसेट्स को कब बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं? तो रिकॉग्निशन सिंपली मींस इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एसेट्स इन द बिजनेस अकाउंट्स। रिकॉग्निशन मींस टू रिकॉर्ड नॉन करंट एसेट्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। द रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डिपेंड्स ऑन द टू क्राइटेरिया। उसके दो क्राइटेरिया हैं। First one is it is probable that future economic benefits associated with the asset will flow to the entity। क्योंकि हमें उस एसेट से रिलेटेड कोई फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लो होने चाहिए, कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए मुझे। आपने होटल परचेस करा है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, तो क्या मैं उसको एसेट्स के फॉर्म में रिकॉर्ड करूंगा क्या बेटा? नहीं, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ दैट होटल, आई एम नॉट द ओनर ऑफ दैट होटल, मेरा कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर आज अगर मान लो मैं कोई कोचिंग पर अगर पढ़ाते हैं, मैं मान लो सपोज स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो उस स्कूल की बिल्डिंग का मैं ऑनर नहीं हूं, तो वो मेरे लिए एसेट्स की डेफिनेशन में मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, उससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने चाहिए, एंड द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स टू द एंटिटी कैन बी मेजर्ड रिलायबली, और उस एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट करना पॉसिबल होना चाहिए।
मेरे पास सर एक ऐसा स्टोन है, उससे मैं जिस भी चीज को टच करूं वो गोल्ड की बन जाती है। मेरे पास एक ऐसा स्टोन है, उससे मैं जिस भी चीज को टच करूं वो गोल्ड की बन जाती है। बताओ उसकी वैल्यू कितनी है? तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या बेटा उस स्टोन की वैल्यू कितनी है? नो सर। तो सिंपल सा पॉइंट उन्होंने ही बोला है, आप असेट्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करना पॉसिबल होना चाहिए। उसकी कॉस्ट को रिलायबली आप मेजर कर सके। लाइक आज आपने मान लो कोई बिल्डिंग खरीदी है, उस बिल्डिंग की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते नहीं कर सकते? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, एक वैल्यू होगी नहीं होगी, फिक्स वैल्यू। तो असेट्स की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करना पॉसिबल है, और उससे रिलेटेड हमें कोई फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस अगर आपकी पूरी हो जाती है तो आप उस असेट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहां तक का पॉइंट क्लियर? अब आगे आता है इसी के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक, असेट एक्सपेंडिचर वर्सेस अदर एक्सपेंडिचर। असेट एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अदर एक्सपेंडिचर मस्ट मींस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये दोनों पॉइंट मैंने अभी समझा भी दिए हैं, तो वही चीज बता रखा है। Asset expenditure is the expenditure which results in the acquisition of non-current assets or improvement to the existing non-current assets। आपका ये तो आप क्या करते हैं, नॉन करंट एसेट्स एक्वायर करते हैं, या फिर आप कोई बड़ा इंप्रूवमेंट वगैरह लेकर के आते हैं, मॉडिफिकेशंस लाते हैं, तो वो सब कुछ भी आपका एसेट एक्सपेंडिचर में आता है। मान लो मेरा घर था, उस घर में मैंने एक फ्लोर और बना दिया पूरा ऊपर। मेरा घर था, उस घर में मैंने अभी तक ओनली ग्राउंड फ्लोर बना रखा था, अब मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट फ्लोर भी कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो वो जो खर्चा है वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। In order to tackle the subject of non-current assets, you need to be familiar with an important distinction between non-current assets and other expenditures। भाई आपके asset expenditure और other expenditure के बीच में क्या डिफरेंस है, वो चीज क्लियर होनी चाहिए। asset expenditure results in the acquisition, आप कोई एसेट एक्वायर करते हैं, रिप्लेसमेंट पुरानी देकर के नहीं खरीदते हैं, इंप्रूवमेंट आपने कोई मॉडिफिकेशन वगैरह कराया है, कोई बड़ा चेंजेस अगर कराते हैं ऑफ नॉन करंट एसेट्स, पहले से आपकी कैपेसिटी अगर बढ़ जाती है तो वो सब कुछ आपका क्या होगा, एसेट एक्सपेंडिचर। अदर एक्सपेंडिचर फॉर द ट्रेड ऑफ द बिजनेस, आप बिजनेस में गुड्स वगैरह सर्विसेज वगैरह सेल परचेज करते हैं, गुड्स या सर्विसेज आपने परचेज किया, तो वो हमारा क्या होगा, अदर एक्सपेंडिचर। और टू रिपेयर, रिपेयरिंग कराने का खर्चा, मेंटेनेंस वगैरह का, सर्विस वगैरह का, ये सारे हमारे क्या होंगे, अदर एक्सपेंडिचर। लाइक आज मान लो मेरी बस चलती है, अब बस का जो उसका मेंटेनेंस वगैरह का जो एक्सपेंसेस है वो मेरा क्या कहलाएगा, अदर एक्सपेंडिचर। लेकिन बस परचेज करने का जो एक्सपेंसेस है वो मेरा कहलाएगा एसेट एक्सपेंडिचर। Asset expenditures result in the appearance of non-current assets in the statement of financial position of the business। जो भी आपके एसेट एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको हम कहाँ पे शो करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर, नॉन करंट एसेट्स के अंदर। और अदर एक्सपेंडिचर्स रिजल्ट इज इन एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीनल, उनको हम कहाँ पे शो करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीनल के अंदर एक्सपेंसेस के फॉर्म में। एग्जाम्पल्स बता दिए एसेट एक्सपेंडिचर के, वो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देते हैं, लाइक बिल्डिंग है, मशीन है। और अदर एक्सपेंडिचर्स एज ट्रेडिंग कॉस्ट, लाइक इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, वेजेस का खर्चा है, तो ये सब कुछ हमारे क्या होंगे, अदर एक्सपेंडिचर। यहां तक का पॉइंट क्लियर? यस सर। इसी का इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिया है, इसको हम देखें, इसमें क्या बोला है, अ बिजनेस परचेज अ बिल्डिंग फॉर $30,000। बिजनेस ने क्या करी बेटा, बिल्डिंग परचेज करी, इनका लीगल कॉस्ट ऑफ $2,000, उस पर लीगल खर्चा हो गया आपका $2,000 का। इट देन एड्स ऑन एक्सटेंशन टू द बिल्डिंग एट अ कॉस्ट ऑफ $10,000। उसके अलावा उन्होंने बिल्डिंग का एक्सटेंशन कराया, उसमें आपका खर्चा हो गया कितना, $10,000 का। द बिल्डिंग नीड्स टू हैव अ फ्यू ब्रोकन विंडोज अमेंडेड, और कुछ विंडो वगैरह टूटी हुई थी। इट फ्लोर्स पॉलिश, उन्होंने फ्लोर वगैरह की पॉलिश करवाया, एंड सब मिसिंग रूफ टाइल्स रिप्लेस, और कुछ छत की टाइलें थी रिप्लेस वगैरह कराई। दिस क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस जॉब कॉस्ट $900। वो जो क्लीनिंग वगैरह का खर्चा हुआ वो कितना हुआ, $900। Which cost can be capitalized as non-current assets and which are in the statement of P&L expenses। तो बेटा बिल्डिंग की जो कॉस्ट है ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा नहीं होगा, बिल्डिंग परचेस करने का।
फिर इसके बाद में आपने लीगल कॉस्ट, आपने बिल्डिंग खरीदी, उस बिल्डिंग को खरीदने पे आपने प्रॉपर्टी वगैरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाए, उस पर लीगल खर्चा बैठा कितना, $2000 का। तो ये भी बिल्डिंग की कॉस्ट में जाएगा नहीं जाएगा? तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। उसके अलावा उन्होंने बिल्डिंग का एक्सटेंशन करवाया, तो आप बिल्डिंग में और चीजें बढ़वाई, तो उसका जो एक्सपेंसेस हुआ वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। फिर आगे बोला बिल्डिंग के अंदर कुछ विंडोज वगैरह टूटी हुई थी, फ्लोर्स वगैरह की पॉलिश, तो ये हमारा क्या होगा, अदर एक्सपेंडिचर्स। या हम इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपसे पूछा विच कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड एज नॉन करंट एसेट्स एंड विच आर इन द स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। तो आपका बेसिकली इसमें बैलेंस शीट में तो आ जाएगा 30,000, तो ये, एंड कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन 10,000, और जो $2,000 का ये हुआ था लीगल कॉस्ट, एंड ऑल्सो बी कैपिटलाइज्ड बिकॉज द बिल्डिंग वुड नॉट हैव बीन कंप्लीटेड इफ द लीगल कॉस्ट हैड नॉट बीन पेड। यहाँ तक की बात हो गई। और अदर एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा, $900 आर द स्टेटमेंट ऑफ P&L एक्सपेंडिचर बिकॉज दिस मेयरली मेंटेन द बिल्डिंग एंड दस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग। ताकि क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये जो एक्सपेंडिचर है ये सिर्फ उसके अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करके रखने के लिए जरूरी है। उसी के बाद में फिर दे दिया हमारा असेट एक्सपेंडिचर और अदर एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्यों जरूरी है, तो वही थ्योरी पॉइंट दे दिया। असेट एक्सपेंडिचर्स को क्योंकि हम कहाँ पे शो करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर, उसमें से हर साल का हम डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस करते जाते हैं। अदर एक्सपेंडिचर्स को वो जैसे ही अराइज होते हैं उसको हम डायरेक्टली P&L में शो करके दिखा दिया जाता है। तो वही चीज बता दी है यहाँ पर, एक बार रीडिंग लगा लेना, इसको समझ में आ जाएगा। ये पूरा पैरा दे रखा है, वाई इज द डिस्टिंक्शन, तो एक बार पढ़ेंगे आप, आ जाएगा समझ में, ये आपका होमवर्क है। अब इसी के बेसिस पर आपके एक्टिविटी नंबर 2 दे रखी है, इसको हम देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। State whether each of the following items should be classified as asset or expenses for the purpose of preparing the statement of P&L and the statement of financial position of the business। मतलब आपको वही बताना है, तो कि जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं ये आपके एसेट एक्सपेंडिचर में आएंगे या अदर एक्सपेंडिचर्स में आएंगे, वो चीज आपको बतानी है। लाइक फर्स्ट पॉइंट दिया आपका, द परचेज ऑफ बिल्डिंग प्रॉपर्टी, किसमें आएगा बेटा, ये एसेट एक्सपेंडिचर में, अदर एक्सपेंडिचर में? Asset. Asset expenditure. The annual depreciation of such a property, Expenses. other expenditure. Solicitor मतलब एडवोकेट की फीस वगैरह लगी है आपकी इन द कनेक्शन विद द परचेज ऑफ सच ए प्रॉपर्टी। आपने एक प्रॉपर्टी परचेज करा, उसमें एडवोकेट वगैरह का खर्चा बैठा। तो फिर ये तो जब प्रॉपर्टी को पेंट उसमें बैलेंस शीट में शो करेंगे तो उसके अमाउंट में प्लस होगा ना। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एसेट एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यू के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, आपने अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी परचेस करी 50 लाख की, और उसमें 5 लाख रजिस्ट्री का चार्ज लग गया है, कोर्ट वगैरह का और इनो का, अगर कोई ने पूछा आपसे भाई कितने की प्रॉपर्टी पड़ी, तो आप उसको 55 लाख की तो बोलोगे बेटा, ओवरऑल अमाउंट ऐड करके ही बताएंगे। फिर दिया आपका फोर्थ पॉइंट, द कॉस्ट ऑफ एडिंग एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी टू अ कंप्यूटर यूज्ड बाय द बिजनेस। आपने उसमें स्टोरेज कैपेसिटी और एक्स्ट्रा ऐड करवा ली, मान लो पहले 200 जीबी का था, अब आपने उसमें क्या करवा लिया, 300 जीबी करवा लिया। तो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ रही है, तो वो एक्सपेंडिचर हमारा कौन सा होगा, एसेट एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अदर एक्सपेंडिचर? अदर एक्सपेंडिचर। एसेट एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमारा स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ रहा है, पहले मेरा जितना स्टोरेज था उससे ज्यादा हो गया, तो वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा बेटा। हर साल आप स्टोरेज कैपेसिटी तो नहीं बढ़वाते हो। फिर दिया कंप्यूटर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंडिचर। द कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट, नए प्लांट की कॉस्ट, ये क्या होगा हमारा, एसेट एक्सपेंडिचर। फिर आगे बोला हमें कस्टम ड्यूटी चार्ज ऑन द प्लांट व्हेन इंपोर्टेड इनटू द कंट्री। आपने कस्टम ड्यूटी पे करी जब आपने इंडिया में इंपोर्ट किया, तो वो क्या होगा हमारा, एसेट एक्सपेंडिचर्स में आ जाएगा क्या। बिजनेस प्लेस में लाने तक का जो भी खर्चा होता है वो सारा हमारा एसेट एक्सपेंडिचर्स में आता है। फिर दिया इसके बाद में, द कैरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द न्यू प्लांट फ्रॉम द सप्लायर्स फैक्ट्री टू द बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ बिजनेस परचेजिंग द प्लांट। सप्लायर की फैक्ट्री से जहां जिसने बिजनेस परचेज करा है वहां तक का हमारा कैरेज का खर्चा।
ये हमारा क्या कहलाएगा, अदर एक्सपेंडिचर कहलाएगा क्या बेटा? इसी के बाद में फिर हम आगे चले और क्या दिया, द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग द न्यू प्लांट इन द प्रीमाइसेस ऑफ द बिजनेस, नए प्लांट को इंस्टॉल करने का खर्चा, तो ये हमारा क्या होगा, एसेट एक्सपेंडिचर। एंड लास्ट 10th पॉइंट, द वेजेस ऑफ द मशीन ऑपरेटर्स, मशीन ऑपरेटर का वेजेस का खर्चा, ये हमारा क्या कहलाएगा, अदर एक्सपेंडिचर्स। इज इट क्लियर? इनमें कोई डाउट है बेटा? सर 8th में Carriage cost of transporting the new plant from the supplier's factory to the premises of the business purchasing the plant, जिसने बिजनेस में प्लांट परचेस करा था उसको सप्लायर की फैक्ट्री से वहां तक का ले जाने का हमने कैरिज का अमाउंट पे किया है। मैंने मान लो सपोज एक कस्टमर था, उसने एलजी का फ्रिज मांगा, तो मैंने सप्लायर की फैक्ट्री से उठाया वो सामान और वहां तक पहुंचाया, तो ये तो बिजनेस में रेगुलर होगा नहीं होगा बेटा? ये एक्सपेंसेस आपका रेगुलर होगा तो वो हमारा कौन सा कहलाएगा, अदर एक्सपेंडिचर कहलाएगा। बट सर ये सर तो उसके एसेट की अमाउंट में प्लस होना चाहिए ना। बेटा दोनों ही तरह से होता है। बिजनेस के अंदर आप लोग अगर जैसे कई बार गुड्स वगैरह कोई चीज लेकर के आते हैं, मान लो आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह लाते हैं, तो कई बार नहीं होता है तो कि वो लोग दे देंगे तो कि भाई पैसे हम दे देंगे, आप तो आपके घर तक पहुंच जाएगा, डिलीवरी भी अवेलेबल रहेगी, इसमें होता है या नहीं? यस सर। तो बेसिकली वहां पर बिजनेस टू बिजनेस अलग अलग सिस्टम चलता है। वैसे जनरली यहाँ पर वो जो बोल रहे हैं भाई आपके सप्लायर के वहां से लेकर के कस्टमर के घर तक पहुंचा, तो कस्टमर के घर तक पहुंचा रहा है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वहां तक का पहुंचाने का जो एक्सपेंसेस होगा वो हमारा क्या माना जाएगा, अदर एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है पॉइंट यहां तक का? यस सर। यस सर। एक सेकेंड, एक सेकेंड, 8th पॉइंट है ना अपना, सॉरी। नहीं बेटा ये सॉरी, इसमें एसेट एक्सपेंडिचर ही आएगा, एसेट एक्सपेंडिचर ही आएगा। The carriage cost of transporting the new plant from the supplier's factory to the premises of the business purchasing the plant। अच्छा यहाँ पर सेलर की नहीं, उसके परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है भाई आपका वहां से सप्लायर के यहाँ से आपके बिजनेस में जहां पर आपने खरीदा है वहां तक का जो आपका कैरिज कॉस्ट लगा है, तो वो आपका किस में आएगा, तो ऑब्वियसली उसके एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा ना बेटा। वो जो कैरिज कॉस्ट अगर पे करा है यहाँ पर, किसने पे करा है, कैरिज कॉस्ट कितने पे किया, परचेजर ने। अगर यहाँ पर वो कैरिज कॉस्ट अगर सेलर पे करता तो फिर वो अदर एक्सपेंडिचर्स में आता। क्लियर? यस सर। चलिए यहाँ तक का हमारा एक्टिविटी नंबर 2 तक का पॉइंट हो गया है, इसको यहाँ तक का कंप्लीट करें आज का। बाकी का इसका रिमेनिंग पार्ट हम कल वाले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आगे का पार्ट ये IAS 16 के अंदर क्या क्या आता है, एसेट्स की जब हमें कॉस्ट वगैरह निकालनी होती है तो वो कैसे कैलकुलेशन होती है, वो सब कुछ मैं कल वाले लेक्चर में बताता हूँ। ठीक है बेटा, बाकी का हम कल करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।